हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन ये है कि आपको 4 अल्कीन दिया गया है। यहाँ पे 4 अल्कीन आपको दिए गए हैं। ये चारों जो अल्कीन है आइसोमेरिक अल्कीन है, यानी सब में सेम कार्बन है, सेम अमाउंट ऑफ डबल बॉन्ड है, सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। जैसे इसमें देखिए 4 कार्बन है और 1 डबल बॉन्ड है। इस केस में भी 4 कार्बन है, 1 डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी देखिए 4 कार्बन है, 1 डबल बॉन्ड, सेम चीज यहाँ भी। यानी कि ये चारों अल्कीन जो है आइसोमेरिक अल्कीन है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन है और कौन सबसे कम स्टेबल अल्कीन है, या ये कहें कि आपको इनको ऑर्डर में सजाना है। तो कैसे सजाइएगा? तो इस क्वेश्चन को अभी ध्यान में रखिए और इस वीडियो के अंत तक आप इस क्वेश्चन का आंसर जान पाएंगे कि इसमें कौन स्टेबल अल्कीन है और कौन कम स्टेबल अल्कीन है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन के बारे में। तो जो अल्कीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो अल्केन से मिलता जुलता है, क्योंकि अल्केन और अल्कीन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। केवल थोड़ा बहुत का डिफरेंस ये है कि अल्कीन में थोड़ा पोलरिटी आ जाता है, बट वो भी वीकली पोलर होता है। इसीलिए अल्केन और अल्कीन का जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत सिमिलर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 4 कार्बन का अल्केन है तो 4 कार्बन का जो अल्कीन है उस दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, पोलरिटी ऑलमोस्ट सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि properties of alkene is similar to those of homologous series of alkenes, यानी सेम अमाउंट ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन जितना अल्केन में है उतना ही अल्कीन में है, तो दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सेम होगा। अगर अल्कीन का डेंसिटी देखिए तो ए होता है 0.6 से लेकर के 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक, जो कि वाटर के डेंसिटी से कम है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है? वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी वाटर में अगर आप डाल दीजिए अल्कीन को तो ये ऊपर का ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ ये पानी में घुलता भी नहीं है, जिसको कि हम लोग बाद में देखेंगे। तो जो अल्कीन है वो रिलेटिवली पानी से हल्का होता है, आइदर नॉन पोलर और स्लाइटली पोलर, वेरी स्लाइटली पोलर। जो अल्कीन होते हैं मोलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, यानी उसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, होता भी है तो बहुत कम, ऑलमोस्ट 0 के बराबर या कहें 1 के बराबर, मैक्सिमम 1 dy के बराबर डाइपोल मोमेंट या 2 dy के बराबर डाइपोल मोमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि मोलिक्यूल जो है पोलर नहीं होता है, नॉन पोलर होता है। अगर पोलर कोई है भी तो बहुत कम पोलरिटी है उस मोलिक्यूल में। तो अगर मोलिक्यूल नॉन पोलर है तो आप बताइए कि कैसा टाइप के सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। एक हम लोग कहावत देते थे, लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक। मतलब सॉल्वेंट अगर पोलर है तो उसमें पोलर चीज ही घुलेगा, और सॉल्वेंट अगर नॉन पोलर है तो उसमें नॉन पोलर चीज घुलेगा। यानी जैसा सॉल्वेंट वैसा ही सॉल्यूट उसमें आपका घुलेगा। तो अगर आपका अल्कीन नॉन पोलर है तो कहाँ घुलेगा? ये पानी में तो नहीं घुलेगा, क्योंकि तो पानी तो जो पोलर है। तो इसको आप घोल सकते हैं, अल्केन में घोल सकते हैं या किसी नॉन पोलर सब्सटेंस में इसको आप मिक्स कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है अल्कीन्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज हेक्सेन। हेक्सेन क्या है? अल्केन है, नॉन पोलर अल्केन है, इसीलिए इसमें आसानी से घुल सकता है। और किन चीजों में अल्कीन घुल सकता है? ऑल्सो सॉल्युबल इन डाईइथाइल ईथर एंड हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट्स। डाईइथाइल ईथर्स भी जो है नॉन पोलर होते हैं, तो उसमें भी ये घुल सकता है, या हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट्स में भी ये घुल सकता है। नाउ जैसा कि हमने कहा कि इसका सॉल्युबिलिटी जो है मेनली वीकली पोलरिटी पे डिपेंड करता है। तो पोलरिटी ऑफ अल्कीन्स को थोड़ा हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक अल्कीन दिया हुआ प्रोपीन, इसका जो डाइपोल मोमेंट है
वो 0.3 dy के बराबर है। ये बहुत छोटा सा डायपोल मोमेंट है। जैसा कि हमने कहा मोस्ट ऑफ द अल्कीन्स आर वीकली पोलर। फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन हैज ए डायपोल मोमेंट ऑफ 0.3 dy। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन करिएगा? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस कार्बन को अगर आप देखिए, क्या हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का? इस कार्बन से 4 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि 3 ग्रुप लगे हुए हैं। अगर आप याद करिए तो sp2 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के क्लोज है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। sp3 जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी sp2 अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा? इसका इलेक्ट्रॉन जो है sp2 ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट होगा। अगर ऐसा होगा तो इस कार्बन पे थोड़ा सा निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये अमाउंट चार्ज का बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का हाइब्रिड ऑर्बिटल में डिफरेंस के कारण है, एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। इसीलिए चार्ज अगर सेपरेट हुआ तो आपको याद होगा फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू Q टाइम्स D। कितना चार्ज सेपरेट हुआ उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो इस केस में जो डायपोल मोमेंट है वो 0.3 dy के बराबर है। इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन इस कार्बन से इस कार्बन की तरफ होगा। डायपोल मोमेंट में जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग टेल की तरफ रखते हैं, और जो हेड है वो निगेटिव के साइड हम लोग रखते हैं। तो ये हुआ आपका प्रोपीन मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट का जनरेशन। क्यों हुआ? हाइब्रिड ऑर्बिटल के डिफरेंस के कारण। आपके पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है क्लोरोइथीन। ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ क्लोरोइथीन, और इसका डायपोल मोमेंट थोड़ा ज्यादा है पहले वाले मॉलिक्यूल से। पहले वाले का कितना था? 0.3 dy, इसका है 1.4 dy। तो ये ज्यादा क्यों है, इसको एक्सप्लेन करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इस केस में ये जो कार्बन है क्लोरीन से लगा हुआ है। क्लोरीन जो होता है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, यानी इस बॉन्ड को कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस क्लोरीन पे थोड़ा निगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है पहले वाले से ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस में जो चार्ज का सेपरेशन हुआ था और इस केस में जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा, इस केस में ज्यादा है, क्योंकि इस केस में जो चार्ज सेपरेट हो रहा है वो एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण हो रहा है। बट पहले वाले में हाइब्रिडाइजेशन के कारण हो रहा था, हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस के कारण। इसी कारण से इस केस में डायपोल मोमेंट जब आप निकालिएगा Q इंटू D करिएगा तो एक Q जो है ज्यादा है, इसीलिए आपका डायपोल मोमेंट जो है पहले वाले से ज्यादा है। पहले वाले था 1.3 dy, यहाँ पे 0.3 dy, अब कितना हो गया? 1.4 dy, यानी ज्यादा हो गया। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है ये है ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन और इसका डायपोल मोमेंट है 1.7 dy। आप इसको एक्सप्लेन करिए कि इसका जो डायपोल मोमेंट है 1.7 dy क्यों हो रहा है, और जो डेटा आपको इस स्लाइड में दिख रहा है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करिएगा। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस भी है और एटम का भी डिफरेंस है। एक क्लोरीन जो है डेल्टा निगेटिव, कार्बन जो होगा डेल्टा पॉजिटिव, तो ए इधर से इधर की तरफ डायपोल मोमेंट हो गया। और यहाँ पे ए कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ए sp3, ए कार्बन जो है sp2 और ए कार्बन जो है sp3, यानी क्या हो जाएगा? इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पे निगेटिव आएगा, क्योंकि अपनी तरफ इसको पुल करेगा। निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव है और यहाँ पे इधर की तरफ पुल होगा, तो यहाँ पे एक फिर से डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। अब ध्यान दीजिए,
कार्बन क्लोरीन के बीच में जो डाइपोल मोमेंट था उसका वैल्यू कितना था 1.4 dy। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली 1.4 dy के बराबर होगा। और ये जो कार्बन CH3 के बीच में था, जो पहला वाला सिचुएशन था, उसमें कितना था 0.3 dy। अब दोनों डाइपोल मोमेंट सेम ही डायरेक्शन में, ए वाला इस डायरेक्शन में है और ए वाला इस डायरेक्शन में है, तो ये 1.4 dy और ये हो गया 0.3 dy। तो दोनों क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब दोनों डाइपोल मोमेंट सेम ही डायरेक्शन में हो तो हम लोग डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। तो 1.4 dy प्लस 0.3 dy जो कि आपको यहाँ पे 1.7 dy इसका पोलरिटी है या कहें इसका डाइपोल मोमेंट है ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन का। तो बेसिकली इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि इस केस में डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट दो रीजन से हो रहा, एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस है। तो इन सब बातों को यहाँ पे हमने लिख दिया है ताकि आप इसको एक बार पढ़ सकें और समझ सकें। sp2 hybridized carbon atom of the double bond has a large percentage S character than the sp3 hybridized carbon atom of the alkyl group। जैसा कि हमने कहा इसके पहले वाले केस में एक कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp3 कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है sp2 की तरफ शिफ्ट हो रहा। Thus, the electron in the sigma bond between methyl group and the double bonded carbon atom are drawn towards the sp2 hybridized carbon atom। सेम ही बात जैसा कि हमने कहा यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए जो ए इलेक्ट्रॉन है कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, कार्बन की तरफ ड्रा होगा और इसी कारण से इस केस में डाइपोल मोमेंट या कहें मॉलिक्यूल में पोलरिटी एग्जिस्ट करेगा। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है ट्रांस 2 ब्यूटीन हैज जीरो डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन। ट्रांस 2 ब्यूटीन क्या हो जाएगा, ब्यूटीन है आपका 1 2 3 4 कार्बन का और यहाँ पे लगा हुआ डबल बॉन्ड और इसका ट्रांस बनाना, तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग यहाँ बनाते हैं C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जैसा कि आप देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो sp2 पे निगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा और इस कार्बन पे डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, सेम बात, इस कार्बन पे इधर की तरफ एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। आपको याद हो ये जो मॉलिक्यूल होता है एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ये जो ब्यूटीन मॉलिक्यूल है एक प्लेनर मॉलिक्यूल, यानी सारा चीज एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है ये प्लेनर। अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर है तो ये दोनों वेक्टर, ए वाला वेक्टर जो कि डाइपोल मोमेंट मान लीजिए इसको कहते हैं μ1 और इसको कहते हैं μ2, दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगा, कहने का मतलब एक ही लाइन में होगा मगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, एक ही लाइन में है, एक जो है आपका इस डायरेक्शन में है μ1 और जो दूसरा है वो इधर साइड में है μ2। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि CCH3 का बॉन्ड यहाँ भी है और यहाँ भी CCH3 का बॉन्ड है, यानी कि इस बॉन्ड में जो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होगा और इस बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यानी कि μ1 इज इक्वल्स टू μ2 मैग्नीट्यूड वाइज। एंड अगर मॉलिक्यूल का टोटल डाइपोल मोमेंट लीजिएगा तो इस दोनों को सम करिएगा, सो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, यानी टोटल डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल का जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो है वेक्टर μ1 प्लस वेक्टर μ2, बेसिकली ये 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि एक इधर की तरफ पुल कर रहा और दूसरा उधर की तरफ पुल कर रहा, इसीलिए ट्रांस 2 ब्यूटीन का जो है डाइपोल मोमेंट वो 0 के बराबर, यानी कहें ये मॉलिक्यूल कैसा है, नन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नन पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि ये नन पोलर सॉल्वेंट में ये घुलेगा, ये नन पोलर मॉलिक्यूल हो गया आपका।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सिस 2 ब्यूटीन हैज अ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, एक्सप्लेन। ये तो था ट्रांस की बातें। सिस की बात अगर करिएगा तो इसमें कहता है थोड़ा बहुत डायपोल मोमेंट होता है, जीरो नहीं होता। सेम बात फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसको। इस केस में हाइड्रोजन sp2 है, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आप समझ रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा। इस केस में डायपोल मोमेंट इधर की तरफ और इस केस में डायपोल मोमेंट इधर की तरफ। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा, म्यू म्यू। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का जीरो सम नहीं होगा, क्योंकि इसका आप देखिए दो कंपोनेंट ले सकते हैं। इस म्यू का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इस म्यू का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा इधर की तरफ, और एक कंपोनेंट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है x, वो तो कैंसिल हो जाएगा, मगर वर्टिकल कंपोनेंट जो है y डायरेक्शन में वो ऐड हो जाएगा। बेसिकली आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में एंगल वगैरह आपको पता है। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इतना ही कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायपोल मोमेंट का वो कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट बचा रहेगा। इसीलिए इस मॉलिक्यूल में ओवरऑल एक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा और मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली अगर आपको पोलरिटी के बारे में आइडिया है तो मॉलिक्यूल का सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे बातों को आप समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कीन। अल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अगर कम कार्बन का अल्कीन है तो जो है वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। सो अल्कीन्स दैट कंटेन्स फ्यूअर देन 5 कार्बन एटम्स आर गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो है गैस के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा, मगर जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ाते जाइएगा, चेन बड़ा होता जाएगा अल्कीन्स का, यहाँ पे हम लोग अल्कीन्स की बात कर रहे हैं, चेन बड़ा होता जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग कार्बन नंबर। वाई? ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ाते जाइए अल्कीन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। यहाँ पे आपको एक टेबल दे रहे हैं हम, जिसे आप देख सकते हैं कि सही में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्या। इथीन बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, -103, निगेटिव में चला गया और सेंटीग्रेड में है सारा वैल्यू। सिस 2 ब्यूटीन 4 कार्बन पे चले गए तो +3.7। 6 कार्बन पे चले जाइए, हेक्सीन 63.5, थोड़ा बढ़ गया। और 10 कार्बन पे चले जाइए, डिकीन, काफ़ी बढ़ गया, 171 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा रहे हैं चेन में, अल्कीन के चेन में, बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझने के लिए आपको वांडर वाल फोर्स का आइडिया होना चाहिए। जब बॉइलिंग करते हैं किसी चीज का तो होता क्या है, मॉलिक्यूल को आप अलग करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टच में होता है। जब आप इसको बॉयल करना चाहते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रामॉलिक्यूलर, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है आपका एक अल्कीन, उसके बगल में कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, फिर कोई तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरह से मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल जो है टच कर रहे एक दूसरे को। यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसको हम लोग बोलते हैं वांडर वाल फोर्स। और ये जो वांडर वाल फोर्स है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। यानी मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा, मॉलिक्यूल आप इतना बड़ा कर दीजिए, उसके नीचे जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसको भी बड़ा कर दीजिए, तीसरा मॉलिक्यूल उसको भी बड़ा आप कर दीजिए। तो इस केस में जो है सरफेस एरिया बढ़ गया तो वांडर वाल फोर्स जो है बढ़ जाएगा। अगर वांडर वाल फोर्स आपका बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाइएगा आपका चेन बड़ा होता जाएगा। इस केस में देखिए ज़्यादा कार्बन है चेन में, तो ये बेसिकली बड़ा चेन हो गया है। अब इसके बीच में वांडर वाल फोर्सेस
बढ़ जाएंगे, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक चीज और हम डिस्कस कर देते हैं, ब्रांचिंग अगर बढ़ाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। क्यों? जैसे मान लीजिए आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो सीधा चेन नहीं था, ब्रांचिंग हो गया, यानी मॉलिक्यूल कुछ अब ऐसा दिखेगा, ऐसा चेन में है एक मॉलिक्यूल, ब्रांचिंग आपने कर दिया तो मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, और बहुत ब्रांचिंग कर दीजिए तो मॉलिक्यूल जो स्फेरिकल होता जाएगा, ऐसा स्फेरिकल। अगर मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो गया तो कांटेक्ट बहुत कम गया, इतना ही पॉइंट कांटेक्ट का, इतना ही पॉइंट कांटेक्ट का। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाइएगा मॉलिक्यूल का शेप स्फेरिकल होता जाएगा, कांटेक्ट पॉइंट कमता जाएगा, वान डर वाल फोर्सेस कमता जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका घट जाएगा। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे या इसका एग्जांपल भी देखेंगे। अभी तक हम लोग इतना ही कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल का साइज बढ़ाइए, नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ाइए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। रीजन क्या है? वान डर वाल फोर्स, चेन लंबा होगा, सरफेस एरिया का कांटेक्ट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसा कि हम लोग अभी कह रहे थे, अल्कीन विथ ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। वाई? दो अल्कीन आपको दिया गया, एक ए वाला सीधा और एक दूसरा सीधा बट एक ब्रांच लगा हुआ है इस केस में। अब देखिए दोनों में कार्बन कितना, सेम ही नंबर ऑफ कार्बन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दोनों में है और एक एक डबल बॉन्ड दोनों में, यानी 5 कार्बन का ये अल्कीन है। तो इस केस में जो ब्रांच वाला होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम जाएगा। यहाँ ऑब्वियस भी है, ये देखिए डेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सपेरिमेंट से आया। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि इसका जो शेप है वो अब पूरा का पूरा चेन टाइप का नहीं रहा, थोड़ा सा स्फेरिकल साइड में जा रहा, और इसका शेप अभी भी चेन टाइप का, इलोंगेटेड चेन। तो इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो इसके नीचे काफी आसानी से कांटेक्ट कर सकता, तीसरा मॉलिक्यूल काफी आसानी से कांटेक्ट कर सकता। बट इसी का अगर इसके बगल में दूसरा मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा? ऐसे आ जाएगा एक मॉलिक्यूल मान लीजिए बगल में कुछ ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, फिर मॉलिक्यूल एक ऐसे आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि अभी इतना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, किसी केस में इतना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कहीं इतना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट घटता जा रहा। मगर इस केस में क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज बहुत ज़्यादा है, वान डर वाल फोर्सेस ज़्यादा है। इसीलिए जब आपका ब्रांचिंग होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका घट जाएगा, अगर ब्रांचिंग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसी चीज़ों को हमने यहाँ लिख दिया है, आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। ब्रांच्ड अल्कीन्स हैव मोर कंपैक्ट स्ट्रक्चर, यानी उसका स्ट्रक्चर जो है ब्रांच्ड अल्कीन का कंपैक्ट हो जाता, स्फीयर टाइप का हो जाता, देन द अनब्रांच्ड आइसोमर। अगर उसमें ब्रांचिंग नहीं है तो उसका स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा कंपैक्ट नहीं होता है। एंड दस लेस इंटरमोलिकुलर कॉन्टैक्ट विच डिमिनिशेस द इंटरमोलिकुलर लंदन फोर्सेस। सो वान डर वाल फोर्सेस को हम लोग लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, यानी आपका सरफेस जो है स्फेरिकल होता जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कमता जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमता जाएगा, या कहें लंदन फोर्सेस उसमें कमता जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको दिया गया है और उसको आपको एक्सप्लेन करना है। सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन एंड ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। तो जो सिस वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ट्रांस वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम है। कैसे एक्सप्लेन करिएगा इसको? अब देखिए यहां पे इधर डायपोल मोमेंट है, इधर डायपोल मोमेंट है, ओवरऑल एक डायपोल मोमेंट होगा इस मॉलिक्यूल का। मगर इस केस में एक इधर डायपोल मोमेंट है, एक इधर डायपोल मोमेंट है। आप समझ रहे होंगे क्योंकि क्लोरीन निगेटिव चार्ज रखेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव, क्लोरीन निगेटिव यहाँ के केस में, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में डायपोल मोमेंट दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी म्यू इज इक्वल्स टू 0 और इस केस में म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी ये जो मॉलिक्यूल है सिस वाला वो कैसा होगा?
नॉन पोलर। तो जो सिस मॉलिक्यूल है आपका वो है नॉन पोलर, और ट्रांस मॉलिक्यूल जो है आपका वो है पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर है, तो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे रिलेट करिएगा? अगर मॉलिक्यूल पोलर है, जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ऐसा है पोलर है, इधर निगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज है, यानी थोड़ा थोड़ा चार्ज का सेपरेशन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल थोड़ा निगेटिव थोड़ा पॉजिटिव, नेक्स्ट मॉलिक्यूल निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ छोटा छोटा सा चार्ज है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। इसी तरीके से नेक्स्ट मॉलिक्यूल माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस मॉलिक्यूल के बीच में हल्का हल्का चार्ज का सेपरेशन हुआ है, डाइपोल मोमेंट है, यानी कि इस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्टिव फोर्सेस, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्टिव फोर्सेस। और आप करते क्या है बॉइलिंग में, करते क्या है, इसी को तो ओवरकम करते हैं। आप चाहते हैं कि हर मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाए, तो इस केस में आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ना है तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जा करके आपका बढ़ जाएगा। तो अभी हमने डिस्कस किया अल्कीन के पोलैरिटी के बारे में। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन हमने इस लेक्चर के शुरू में पोज किया था अल्कीन के स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको 4 अल्कीन दिया हुआ है, एक अल्कीन ए, दूसरा ए वाला, तीसरा ए वाला और चौथा ए अल्कीन। अगर आप इस अल्कीन को देखिएगा तो हर केस में 4 कार्बन है। जैसे देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, और हर केस में एक एक डबल बॉन्ड है। किसी में देखिए एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, यानी ये जो सब अल्कीन है आइसोमेरिक अल्कीन है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो अल्कीन है आइसोमेरिक अल्कीन है। आप किसी का फॉर्मूला देखिए कितना होगा, कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है। तो अगर इसको देखिएगा, इस मॉलिक्यूल को, हर मॉलिक्यूल का सेम ही है क्योंकि ये आइसोमेरिक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला लिख दीजिए। 4 कार्बन है, C4, हाइड्रोजन कितना है, 2 3 3, 8 हाइड्रोजन हो गया, यानी एक अल्कीन जिसका कि फार्मूला है C4H8। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इसका स्टेबिलिटी निकालिए, तो एक तरीका ये होगा कि हीट ऑफ कंबसन को कंपेयर करिए। चलिए मान लेते हैं कि इस रिएक्शन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो क्या प्रोडक्ट होगा। किसी भी मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाइएगा तो आपको याद होगा कंबसन का जो प्रोडक्ट होता है CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अगर इस रिएक्शन को आप बैलेंस करिएगा तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे 4 12 ऑक्सीजन, यानी 6 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं 6O2। और इस रिएक्शन में कुछ हीट भी रिलीज होगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं हीट ऑफ कंबसन डेल्टा H, यानी हीट रिलीज होगा। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, यानी जब जब आप कोई चीज़ जलाते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए, आप चाहे तो इस मॉलिक्यूल को जलाइए, इसको जलाइए, या इसको जलाइए, या इसको जलाइए, हर केस में जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही होगा, और वो होगा 4 मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड और 4 मोल वाटर। तो आइसोमेरिक अल्कीन जब आपके पास है और प्रोडक्ट आपको सेम मिल रहा है, तो हीट ऑफ कंबसन डेल्टा H को कंपेयर कर सकते हैं इसका स्टेबिलिटी निकालने में, यानी इसके स्टेबिलिटी को कंपेयर करने में। तो जो बातें हमने कहा उसको कुछ ऐसे समराइज कर सकते हैं। हीट ऑफ कंबसन कैन बी यूज्ड
to compare the stability of alkenes since they form same number of moles of CO2 and H2O। इसलिए हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसको समझते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से। मान लीजिए आपको जो एक्स एक्सिस है उस पे हमने मॉलिक्यूल का फाइनल स्टेटस बनाया और वाई एक्सिस पे हमारा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और इस चारों मॉलिक्यूल को मान लीजिए हम पहले को कह देते हैं 1, दूसरे को कह दिया 2, और ये आपका 3, और ये आपका है 4। ये चारों मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है और इसको हम चाहते हैं कि एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे प्लॉट करें, यानी कि हीट ऑफ कंबशन को हम लोग ग्राफ से शो करें। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, रिएक्शन का प्रोडक्ट, रिएक्शन प्रोडक्ट, और वाई एक्सिस पे हमारा है एनर्जी। तो आप देखिए चारों में किसी को भी जलाइए, सब में प्रोडक्ट आपका सेम ही मिल रहा। और क्या प्रोडक्ट है, 4 मोल CO2 प्लस 4 मोल ऑफ H2O, सब में सेम ही मिल रहा। अब मान लीजिए एक्सपेरिमेंट से आपको ये दे दिया गया कि 1 को जलाएंगे तो कितना हीट निकलता है, 2 को जलाएंगे कितना हीट निकलता है। अगर ये रिजल्ट आपको मान लीजिए पता है, किसी तरीके से एक्सपेरिमेंट से आपने वेरीफाई किया, जनरली ये दिया होता है जैसे 1 का जो हीट ऑफ कंबशन है वो है 2700 किलोजूल पर मोल। उसी तरीके से 2 का जो है वो है 2717 किलोजूल पर मोल। 3 का होता है 2710 किलोजूल पर मोल। और 4 का भी आपको दिया हुआ हीट ऑफ कंबशन और वो है 2707 किलोजूल पर मोल। तो ये डेटा आपको दिया हुआ, कहाँ से आया डेटा, एक्सपेरिमेंट से, यानी आपने एक्सपेरिमेंट किया, इसको जलाया और हीट ऑफ कंबशन को मेज़र किया। अब हम चाहते हैं कि इस हीट ऑफ कंबशन को इस ग्राफ में दिखाएं। तो पहला स्पेसिस मान लीजिए यहाँ रहा होगा और हीट ऑफ कंबशन हुआ होगा, तो प्रोडक्ट यहाँ आ गया होगा और इस प्रोसेस में 2700 किलोजूल पर मोल एनर्जी जो है रिलीज हुआ होगा। दूसरा में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, यानी दूसरा प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट जो है थोड़ा ऊपर रहा होगा, यानी कुछ इस तरह का सिचुएशन। और इसका एनर्जी कितना है, 2717 किलोजूल पर मोल। तीसरा में पहले से ज़्यादा मगर दूसरे से कम, दूसरा ये है आपका, तो कुछ यहाँ रहा होगा 2710 किलोजूल पर मोल। और फाइनली तीसरा वाला बहुत कम है, पहले से भी कम है, यानी वो यहाँ रहा होगा और इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है ऐसे बना होगा और ये होगा 2707 किलोजूल पर मोल, यानी 2707 किलोजूल पर मोल। तो अब देखिए ये आपका तीसरा हो गया और ये आपका चौथा हो गया। तो अब आप इस ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि कौन सबसे कम स्टेबल है। जो सबसे ऊपर, जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा, वो सबसे कम स्टेबल, यानी 2 नंबर जो है इसका एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ भी देखिए, इसलिए सबसे कम स्टेबल है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, 4 नंबर, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में सबसे नीचे है, इसीलिए 4 नंबर जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसका हीट ऑफ कंबशन काफ़ी कम है, यानी स्टेबल था, इसलिए आपने इसको जलाया तो कम एनर्जी रिलीज हुआ। तो बेसिकली आप हीट ऑफ कंबशन को कंपेयर करके रिएक्शन का हीट का जो हीट निकला है उसको देख करके बता सकते हैं कि कौन अल्कीन जो है ज़्यादा स्टेबल है आइसोमेरिक अल्कीन की दिया हुआ अगर आपको है तो। सेम बात को हमने यहाँ भी शो किया है, आपको चारों मॉलिक्यूल दिया हुआ, इस चारों मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है 1 2 3 4 का यहाँ पे भी हमने प्लॉट किया है, और एक एक्सिस पे हमारा प्रोडक्ट है और
जो कि 4 मोल CO2 का है और 4 मोल H2O का है, और वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी प्लॉट किया है। हर केस में हीट ऑफ कंबशन को प्लॉट किया और इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि कौन अल्कीन जो है ज़्यादा स्टेबल है। तो इसको हम समराइज कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो 2 मिथाइल प्रोपीन है और सबसे कम स्टेबल जो है 1 ब्यूटीन है, और इधर से इधर डायरेक्शन में स्टेबिलिटी बढ़ रहा है और हीट ऑफ कंबशन जो है घट रहा। याद रखिएगा, हीट ऑफ कंबशन घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, उल्टा है। तो हम लोग समराइज कर सकते हैं, मोर स्टेबल कंपाउंड रिलीजेज लेस हीट ऑफ कंबशन इन द रिएक्शन। अगर स्टेबल है तो कम हीट निकलेगा, अनस्टेबल है ज़्यादा हीट रिलीज होगा। तो ये तो हुआ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कि एक्सपेरिमेंट से हमको ऐसा हीट ऑफ कंबशन मिला है, तो हम अल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये जो रिजल्ट है उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं कि 1 ब्यूटीन जो है सबसे कम स्टेबल है और 2 मिथाइल प्रोपीन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम लोग 3 फैक्टर कंसीडर करेंगे। कौन कौन सा फैक्टर है? पहला है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी अल्कीन पे कितना अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है कि 3 लगा हुआ है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड है कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है कि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा देखेंगे ब्रांचिंग, और तीसरा फैक्टर जो होगा अस्टेरिक इफेक्ट। इस तीनों फैक्टर को आप देखिए या कंपेयर करिए तो आप बता सकते हैं कि कौन अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इस तीनों फैक्टर को हम लोग इस केस में अप्लाई करके देखते हैं। आपको जो अल्कीन दिया हुआ वही है 1 2 3 4। तो सबसे पहला जो था हम लोग का सब्स्टिट्यूशन। जितना अल्कीन में ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है उतना ही ज़्यादा अल्कीन स्टेबल हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे देखिए इस अल्कीन में कितना सब्स्टिट्यूशन है, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ, यानी ये जो डबल बॉन्ड है डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ये हो गया आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। इस वाले अल्कीन को देखिएगा तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे? इसको एक्सपैंड करके आपको दिखाते हैं। CH CH CH2 CH3, ये कैसा सब्स्टिट्यूटेड है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और इस अल्कीन में एक अल्काइल ग्रुप इधर लगा हुआ है, एक अल्काइल इधर लगा हुआ, तो ये जो है आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। इसी तरीके से ये भी जो है आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमने क्या कहा, जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि ये जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी लिस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल, क्योंकि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। बाकी तीनों जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड, ए भी डाई, ए भी डाई, ए भी डाई। अब इस दोनों में हम एक चीज़ बता सकते हैं कि सिस वाला और ट्रांस वाला में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। सिस और ट्रांस में अस्टेरिक फैक्टर देखेंगे। जहाँ ज़्यादा अस्टेरिक क्राउडिंग होगा वहाँ स्टेबिलिटी कमेगा। जैसे सिस केस में देखिए दोनों CH3 जो है काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए इसमें स्टेरिक क्राउडिंग होगा और एक कम स्टेबल हो जाएगा। और इस केस में क्राउडिंग नहीं है, थोड़ा जो CH3 ग्रुप है दूर दूर है, तो इस केस में जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। ये होगा लेस स्टेबल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका है लेस स्टेबल है और ये जो है मोर स्टेबल है। किस बेसिस पे? क्राउडिंग के बेसिस पे, स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पे। जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना ज़्यादा ग्रुप्स जो है क्लोज आएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वंडर वाल रिपल्सन होगा, इसलिए वो मॉलिक्यूल जो है स्टेबिलिटी लूज कर देगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। अब एक चीज़ जो हमने कहा कि स्टेबिलिटी बढ़ता है सब्स्टिट्यूशन बढ़ाने से, उसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है?
जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो आपको याद होगा कि sp2 जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, यानी ए इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुल होगा, उसी तरीके से ए वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुल होगा। यानी जितना CH3 ग्रुप लगाइएगा, यानी जितना सब्स्टिट्यूशन बढ़ाइएगा अल्कीन पे, इलेक्ट्रॉन पंप होगा, इलेक्ट्रॉन पंप होगा तो ए अल्कीन जो है स्टेबल बनता जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन इसको जितना ज़्यादा मिले, यानी डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। डीलोकलाइजेशन जब होता है स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि आप एक ही इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा जगह में जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं इस केस में इस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन सिग्मा बॉन्ड का हो रहा और इस सिग्मा बॉन्ड का इधर की तरफ डीलोकलाइजेशन हो रहा, यानी शिफ्टिंग हो रहा, इसीलिए एल्कीन जो है आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप समझ रहे हैं अब कि क्यों स्टेबिलिटी बढ़ जाती है अगर सब्स्टिट्यूशन बढ़ाइए तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड की तरफ फ्लो करता है। तो हमने देखा कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड से ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए एक कंपाउंड जो है सबसे कम स्टेबल है और बाकी दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेड है जो ज़्यादा स्टेबल है। अब इस केस में तीनों ही डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ए वाला, ए वाला, ए वाला, मगर इस केस में देखिए एक ही कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। इस केस में क्या है कि दो दो कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ, इसमें भी दोनों कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ। तो ये होता है, ऐसा पाया गया है कि जब एक ही कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूशन लगा होता है तो ज़्यादा स्टेबल बनाता है, कंपेयर कि दो अलग अलग कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ। तो हम उस बेसिस पे कहेंगे कि ये जो कंपाउंड है ज़्यादा स्टेबल है इस दोनों से, सिस और ट्रांस वाले से, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ। तो हम कह सकते हैं ये जो है मैक्सिमम स्टेबल है, क्योंकि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड तो है ही और साथ साथ दो अलग अलग ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ। इस दोनों में कौन हो जाएगा, ए वाला लेस स्टेबल है क्योंकि क्राउडिंग है, और ए वाला जो है मोर स्टेबल है क्योंकि ये क्राउडिंग कम है। तो आप चाहें तो इसका रैंकिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल है आपका 1 वाला, और सबसे कम कौन है, 2 वाला। तो 2 जो है आपका सबसे कम है, और 1 से बड़ा कौन होगा, सिस ट्रांस में कौन बड़ा है, ट्रांस, यानी चौथा वाला। ये आपका 4th वाला जो है 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 2 आएगा। तो यही आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, जिसको कि हमने डिस्कस किया। एक फैक्टर जो है इलेक्ट्रॉन का पंपिंग, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन जो कि सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट है, और दूसरा स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार दिखाते हैं। सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। देखिए इस मॉलिक्यूल में CH3 ऊपर है और इस मॉलिक्यूल में CH3 नीचे है, यानी इस कार्बन से जो CH3 लगा हुआ और इस कार्बन से जो CH3 लगा हुआ, उस दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, एक दोनों दूसरे को रिपेल नहीं करेगा। मगर सिस वाला जो CH3 है ये हाइड्रोजन काफ़ी क्लोज आ गया, और इसी तरीके से ये सब ग्रुप काफ़ी क्लोज आ गए, यानी दोनों मिथाइल ग्रुप जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मगर यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है काफ़ी दूर है, इसीलिए एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा, या कहें कम रिपेल करेगा और स्टेबल बनाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोग अल्कीन के स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, कैसे अल्कीन की स्टेबिलिटी को निकालते हैं बेस्ड अपॉन हीट ऑफ कंबसन। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अल्कीन के कुछ और नए पहलू को लेकर के हम मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर, थैंक यू।